हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी राजेंद्र कुमार राय, कृपालम एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग लिक्विडेशन की तरफ बढ़ते हुए आज एक पहला प्रैक्टिकल सवाल बनाएंगे और उसी के आधार पर एग्जाम्पल के सारे सवाल आप लोग बनाएंगे। इसे आप पहले समझें कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, पढ़ना है और उसे किस तरह से सॉल्यूशन करना है। आइए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसे देखते हैं पहले। अ कंपनी वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। एक कंपनी वॉलेंट्री लिक्विडेशन में है और उसने 3,50,000 रुपये रिसीव किए हैं, यानी रिसीवर ने 3,50,000 रुपये रिसीव किए हैं वॉलेंट्री लिक्विडेशन में। कैसे रिसीव किए? उसने एसेट्स को बेच के रिसीव किए हैं, बट इसमें इट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय सेलिंग दोज सिक्योरिटी विच आर विथ फुली सिक्योर्ड। इसमें फुली सिक्योर्ड में दिए गए एसेट्स के ऊपर में या पुलिस सिक्योरिटी के आधार पर जो लोन लिया गया था उसमें जो एसेट्स बंधक के रूप में दिए गए थे उससे वसूल नहीं किया गया है, बल्कि जो एसेट्स बंधक में नहीं है उसे बेचकर 3,50,000 रुपये रिसीव किए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है फॉलोइंग वाज द पोजीशन। देखिए अब उस कंपनी का पोजीशन क्या है। उसके पास जो शेयर कैपिटल है वो 1,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी उसकी पूंजी कितनी की हो गई? 1,000 गुना 100, यानी 1,00,000 रुपए की पूंजी हो गई। और ये पूंजी क्या है? शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको इक्विटी शेयर कैपिटल ही कहेंगे। उसके बाद है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, देखिए फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसमें 40,000 वी आर रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी। 40,000 रुपया उस एसेट्स को बेच के रिसीव किया गया है जिस एसेट्स को बंधक दिया गया था, और उस पे लोन है 35,000। क्लियर है? उसके बाद दिया गया क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। आपको बताया गया था कि क्रेडिटर्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसे आपको ध्यान रखना है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया हुआ है यहाँ पे 6,000 रुपया, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 1,40,000 रुपया। डिवेंचर के बारे में मैंने आपको बताया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पार्ट 3 में, जो वीडियो आपको दिया गया है आप उसे देखे होंगे। उसमें डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज के बारे में डिस्कस किया गया था, डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया गया था, और लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन के बारे में भी डिस्कशन किया गया था। रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर के बारे में भी डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ जो डिवेंचर पे फ्लोटिंग चार्ज है, इस फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी देना है, बट इसमें इंटरेस्ट के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कंपनी का जो लिक्विडेशन डेट है वो और बैलेंस शीट का डेट नहीं दिया गया, और ये भी नहीं बताया गया कि डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसीलिए हम लोग इसमें मान लेंगे कि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है 2,50,000 विथ इंटरेस्ट, दैट इज डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज है। उसके बाद दिया हुआ लिक्विडेशन ऑफ एक्सपेंस 5,000 और रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेशन 7,500। इस हम लोग वीडियो 3 में सीखे थे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी 3 में सीखे थे कि रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स का जो रिम्यूनरेशन है उसे हम लोग को कभी कभी कैलकुलेट भी करना पड़ता है, और मैंने वहां पे लिखा था कैलकुलेटेड, लेकिन यहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन पूरा क्लियर दिया हुआ, कैश की 7,500 रुपया रेम्यूनरेशन आपको देना है। तो इसमें हम लोग को कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन और इजी हो गया। नेक्स्ट लिखा है प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम लोग डिस्कशन में कंसेप्ट ऑफ लिक्विडेशन में ही हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो 3 प्रकार का लिक्विडेशन होता है। एक वॉलेंट्री है, दूसरा कंपल्सरी लिक्विडेशन है, और दूसरा है न्यायालय के आधार पर लिक्विडेशन, न्यायालय के समक्ष लिक्विडेशन, न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा लिक्विडेशन। तो आपके एमकॉम के सिलेबस में दोनों पार्ट है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन और कंपल्सरी लिक्विडेशन। आपने सीखा है कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन बनाते समय आपको कौन कौन से अकाउंट से खाते बनाने पड़ते हैं, और उसके आधार पर वॉलेंट्री लिक्विडेशन करते समय आपको सिर्फ एक ही खाते बनाने पड़ते हैं, जिसे हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ सवाल को बनाते हुए सॉल्यूशन नंबर 1 लिखेंगे। जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन का नंबर होगा वही सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। उसके बाद हेडिंग देंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद उसके कॉलम बनाएंगे। देखिए 2 पार्ट में कॉलम है, एक रिसीव पार्ट है, रिसीव अमाउंट पेमेंट दूसरा पार्ट, और अमाउंट। इस तरह से 2 पार्ट में कॉलम बनाएंगे। रिसीव पेमेंट आप टू और बाय लिख भी सकते हो, क्योंकि
अकाउंट्स नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, इसीलिए इसमें डेबिट क्रेडिट का भी प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर नहीं है। जस्ट एक स्टेटमेंट है, पैसा कितना आया और कितना पेमेंट किए, बस लीगल यानी कानून के आधार पे पेमेंट का जो स्लैब है 1 बाई 1 आपको करना है, उसमें आगे पीछे नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं है तो आप उसे लिख के नील करेंगे। ये तो आपका मैनुअल अकाउंटिंग है। अगर आप सचमुच में लिक्विडेटर बन जाते हैं और कंपनी के लिक्विडेशन में आपको शामिल किया जाता है, तो वहाँ पर आपको कंपनी एक्ट के आधार पर पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हुआ रहेगा। आपको सिर्फ उसमें डेटा को भर देना है। क्लियर है? इसलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग पहले जो आपको सिखाया गया था कि रिसिप्ट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, ये स्टेप नंबर 1 है। देखिए इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डैश लिखा है, नील है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपको बताया गया था एसेट्स रियलाइज, और एसेट्स रियलाइज जो 2 प्रकार का होता है, एसेट्स नॉट प्लेस रियलाइज्ड और एसेट्स प्लेस रियलाइज्ड। अर्थात जो बंधक नहीं है उस एसेट्स को बेच के क्या पैसा आया, और जो बंधक है उसमें उसे बेचकर क्या पैसा आया। लेकिन इसमें आपको फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही लेना है। आपको बताया गया था कि जो क्रेडिटर्स है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स जो 2 प्रकार का होता है, एक फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि लोन कम सिक्योरिटी ज्यादा, और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब होता है लोन ज्यादा सिक्योरिटी कम। ध्यान दीजिए दोबारा, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब होता है लोन कम सिक्योरिटी ज्यादा, और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब होता है लोन ज्यादा सिक्योरिटी कम। इस स्थिति में आप देखोगे जब सिक्योरिटी का वैल्यू ज्यादा है तो बेचेंगे तो यहाँ से हमको पैसा मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको सरप्लस कहते हैं, और यहाँ पे डेफिसिट कहते हैं। ये आपको पहले पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, मैंने यहाँ दोबारा लिखा है। यहाँ पे देखिए 3,50,000 रुपये तो एसेट्स रियलाइज किया गया, इसे मैंने लिख दिया 3,50,000। लेकिन एसेट जो बंधक रखा गया था उसमें फुली सिक्योर्ड में 35,000 का लोन था और 40,000 रुपये का एसेट्स बेचा गया था, और इसमें 5,000 रुपये का सरप्लस प्राप्त हुआ। और सरप्लस ऑन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, और ये आपका एसेट्स प्लेस्ड का ही हिस्सा है। आप यहाँ पर 2 और बाई लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट था थर्ड स्टेप, टू कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाया तो शेयर होल्डर से पैसे मांगे जाएंगे, इसे कहते हैं कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नील कर रहे हैं। रिसिप्ट साइड का जो आपका कॉलम है पूरा भर चुका है, मैंने उसे टोटल भी कर दिया है 3,55,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पेमेंट में सबसे पहले आपको बताया गया था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखेंगे अगर लिक्विडेटर्स ने उस सिक्योर्ड एसेट्स को बेचा है जो बंधक में रखा गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी बात नहीं, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि सिक्योरिटी को लिक्विडेटर्स नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नील रहेगा। और सेकंड था आपका लीगल एक्सपेंस, यानी लीगल चार्जेस, जो कानूनी खर्चे होते हैं उसको पहले आपको यहाँ पे पेड करना है। तो यहाँ पे कानूनी खर्चे भी नहीं दिए गए, इसीलिए मैंने इसे नील लिखा है। उसके बाद तीसरा स्टेप था आपका लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। जो लिक्विडेटर्स नियुक्त किए गए हैं, जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है उसे कहते हैं लिक्विडेटर्स, और उसके लिए जो पारिश्रमिक तय किया गया है एक आम सभा में, उस पारिश्रमिक को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ आपको पारिश्रमिक कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 7,500 इज गिवन टू लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। तो आप तो क्या करोगे, लिक्विडेशन रेमुनरेशन को चुपचाप यहाँ पे लिख दोगे, कैलकुलेट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है। और कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में अगर हिंट्स दिया होगा तब करेंगे, जब कैलकुलेट करने के लिए हिंट्स दिया होगा तो आपको ये डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट है आपका लिक्विडेशन का एक्सपेंस। इस कार्य को करने में और भी अलग से खर्चे होते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो है आपका 5,000। नेक्स्ट है डिवेंचर। डिवेंचर के बारे में मैंने आपको बताया था, डिवेंचर फ्लोटिंग और विदाउट फ्लोटिंग भी हो सकता है। अगर डिवेंचर विदाउट फ्लोटिंग तो डिवेंचर का ही पेमेंट करेंगे, डिवेंचर का जो एक्चुअल अमाउंट है यानी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी का ही पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज ऑन एक्सेस लिखा गया है तो उसका इंटरेस्ट या ड्यू इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट करके पेमेंट करेंगे। तो फ्लोटिंग चार्ज में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रूल, सबसे पहला रूल क्या था, बैलेंस शीट का डेट से लेके लिक्विडेशन का डेट के बीच में जो भी डिवेंचर का ड्यू इंटरेस्ट बाकी है उसे आप कैलकुलेट करके उसके रेट के आधार पर जोड़ के प्रिंसिपल के साथ उसमें टोटल करेंगे और उसे पेड करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने डिवेंचर को 2,50,000 टोटल लिख दिया है, क्योंकि मैंने इसे मान लिया है कि इसमें फ्लोटिंग के आधार पर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है आपको बताया गया था कि जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने का स्लैब इसी प्रकार का होगा, इसके आगे पीछे आप नहीं कर सकते। डिवेंचर होल्डर
को देने के बाद आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। और क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना देना है, 6,000 रुपये देना है। क्वेश्चन में बताया गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का ड्यू है 6,000, आप 6,000 पे करोगे। उसके बाद जो बचेगा धन, जो उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है 86,500 रुपये। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप था, रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी जो शेयर होल्डर्स है उसे अगर पैसा बच जाता है तो उस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका वर्णन किया गया है, तो अगर वर्णन नहीं भी किया गया है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल दिया जाएगा। अगर कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों की प्रायिकता है या दोनों की प्राथमिकता है तो दोनों को जोड़ के एक साथ दिया जाएगा। अगर प्रायिकता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को ही पहले उसका कैपिटल का ही पेमेंट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका पैसा खत्म हो चुका है, इसीलिए शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को भी कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ पे एक एजम्पशन किया गया कि अगर इसके बाद पैसा होता अरे दोनों को मिल जाता, फिर भी अगर सरप्लस होता, फिर भी अगर पैसा बच जाता, तो बचे हुए धन को हम पहले इक्विटी शेयर होल्डर को उसके शेयर कैपिटल रेशियो में ही बांटते। और इस प्रकार दोनों तरफ का खाता, दोनों तरफ का अमाउंट बराबर हो जाता, जितना पैसा आया था उतना पैसा हम उसे पे कर पाते और आपका एक कंप्लीट होता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बट इसमें आइए थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप वर्किंग नोट्स करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। 3,55,000 रुपये आपके पास आया और रेम्युनरेशन का आपने 7,500 दिया, 5,000 रुपये लीगल एक्सपेंस का दिया, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये डिवेंचर का दिया विद फ्लोटिंग, तो 2,62,000 रुपये आपने पूरा पे कर दिया है। 3,55,000 में 2,62,500 रुपये अगर आपने पे कर दिया तो आपके पास शेष बचे 92,500 रुपया। 92,500 रुपये में सबसे पहले क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट 6,000 कर दिए, तो जो बचा धन है वो 86,500 है। अब पैसा नहीं बचा है, इसीलिए शेयर होल्डर को कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सबसे इजी था, मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि आप इसको इजीली समझ सके, इसके कंसेप्ट को डील कर सके, और इसी के आधार पे आपको सारे प्रैक्टिकल को बनाने हैं ताकि प्रैक्टिकल के इस आधार पर जैसे मैंने डील किया इस तरह से अगर आप डील करके बनाओगे, सामने कंसेप्ट को रख के बनाओगे और कंसेप्ट अगर आपको याद है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे सवाल आपसे बन जाएंगे और आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाएंगे, ब्लास्टर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास के लिए मैं फिर प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।